नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने के बाद पंचकूला के दशहरा ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। नायब सैनी ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सैनी के साथ 13 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के अलावा तमाम कद्दावर नेता बीजेपी के मौजूद रहे। नायब कैबिनेट में इस बार संतुलन का बेजोड़ तालमेल देखने को मिला। कैबिनेट में 5 ओबीसी, 2 जाट और 2 दलित चेहरों को जगह दी गई। वहीं अंदरूनी और बाहरी कैडर को साधते हुए पार्टी ने बड़ा मैसेज भी देने की कोशिश की। अब ऐसे में क्या मंत्रिमंडल में संतुलन से सधेगा सियासी समीकरण, यह सवाल है। शपथ ग्रहण समारोह हो गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दूसरी बार शपथ ले ली बतौर सीएम। मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ, कैबिनेट का जो गठन हुआ, उसमें तमाम बड़े नाम और संतुलन को, सियासी संतुलन को साधते हुए शामिल किए गए। महिपाल ढांडा, अनिल विज, श्रुति चौधरी, ये तमाम नाम हैं जिनको जगह दी है विपुल गोयल सैनी कैबिनेट में। अब सवाल यह कि जो संतुलन साधा गया उसके सियासी मायने क्या निकाले जाएं और सियासी समीकरण आगे क्या कहते हैं, ये तमाम सवाल हैं। इनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, पानीपत से एसेट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोंजे हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप दोनों के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पे नजर डालते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कई क्षेत्रों में तरक्की के रिकॉर्ड बना रहे हरियाणा ने बृहस्पतिवार को एक राजनीतिक रिकॉर्ड ये भी बना दिया कि बीजेपी की सरकार ने सरकार की और मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण की हैट्रिक लगा दी। समारोह भी इतना बड़ा और भव्य रहा कि आज तक किसी सरकार के बनने के वक्त ऐसा नहीं रहा होगा। प्रधानमंत्री, कई केंद्रीय मंत्रियों, 19 राज्यों के सीएम्स और डिप्टी सीएम्स के अलावा एनडीए के घटक दलों के साथ प्रदेश की हजारों की संख्या में पहुंची जनता जनार्दन इस भव्य समारोह की साक्षी बनी। ये सन 1980 के बाद हरियाणा में किसी पार्टी की, हरियाणा का देश भर में किसी और पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर के किसी और पार्टी की कभी भी 3 बार लगातार सरकार नहीं बनी। केवल भारतीय जनता पार्टी है, बहुत प्रदेशों में 3-3 बार सरकार जो बनाई है, उसी क्रम में हरियाणा में भी तीसरी बार, पहली बार हरियाणा के इतिहास में तीसरी बार हमारी सरकार बनी। खास बात ये रही कि सीएम नायब सिंह सैनी के अलावा 13 और मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। इनमें 11 कैबिनेट और 2 युवा चेहरे, पलवल से जीते गौरव गौतम और फरीदाबाद के तिगांव से जीते राजेश नागर को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। मतलब कैबिनेट के गठन में भी बीजेपी नेतृत्व ने एक नया प्रयोग किया है। मंत्रिमंडल में 5 ओबीसी, 2 जाट, 2 ब्राह्मण, 2 एससी, 1 राजपूत, 1 पंजाबी और 1 वैश्य को मंत्री बनाया गया है। बाकी बचे विधायकों में से 1 स्पीकर और 1 डिप्टी स्पीकर बनाया जाएगा। ये सब ऊपर वाले प्रभु की रहमत करम है। धन्यवाद उसका, प्रभु का, और धन्यवाद हमारे लोगों का, जिन्होंने हमेशा से इतना मान सम्मान प्यार हमारे को आज से नहीं, शुरू से देते आए हैं। चलिए, नए मंत्रिमंडल से भी पर्दा उठ गया है। अब इसी के साथ कैबिनेट की पहली बैठक में चल रही योजनाओं, चुनावी घोषणाओं और विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र बुलाने की तारीख पर फैसला किया जाएगा। यानी अपने कप्तान नायब सिंह सैनी की अगुवाई में प्रदेश के मंत्रिमंडल को हरियाणा एक्सप्रेस की गाड़ी ट्रैक पर सही दिशा में ले जानी है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो मंत्रिमंडल का गठन हो गया, नायब सैनी मुख्यमंत्री बने, साथ ही उनके अलावा कई बड़े नामों को शामिल किया गया है। देवेंद्र, जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों के संतुलन को देखने को हमको मिला इस कैबिनेट के अंदर। यह कहना गलत नहीं होगा कि संतुलन के आधार पर कैबिनेट का गठन किया गया और हर जाति वर्ग विशेष का ध्यान रखकर नायब सैनी सरकार का जो कैबिनेट है उससे बनाया गया, रूपरेखा दी गई। देखिए सौरभ, जब चुनाव में टिकटों का वितरण होता है तो जातीय समीकरण ध्यान में रखे जाते हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी हो उसके नेता कहते हैं 36 बिरादरी का हम सम्मान करते हैं, 36 बिरादरी की वो बात करते हैं। अगर 36 बिरादरी को साथ लेकर चलना है तो जाहिर है सभी वर्ग जो भी है, सभी समाज के जो वर्ग है उनको साथ लेकर उनका विश्वास जीतना
चुनाव जीतने के लिए उनका समर्थन होना, उनका आशीर्वाद होना, सारी चीजों की जरूरत होती है। भले ही पार्टियां अंदरूनी तौर पे कुछ करें, लेकिन दिखाने के लिए तो ये करते हैं कि जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण ये साधे जाते हैं, क्योंकि सभी के वोट चाहिए। अब कोई जाट नेता हो, अगर उसको विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो वो ये नहीं सोच सकता कि सिर्फ जाट कम्युनिटी के वोट लेकर वो विधायक बन जाएगा, ऐसा होता नहीं। सभी वर्गों का सम्मान भी होना चाहिए और सभी वर्गों का समर्थन भी होना चाहिए, उनको मान सम्मान मिलना चाहिए, तभी वो लोग समझते हैं कि आप उनका विश्वास जीत सकते हो, वो आपके मत से आपकी मदद करेंगे, सरकारें बनाएंगे, जिसको चाहे जिताना है। तो जातीय समीकरणों का पूरा ध्यान रखा गया है मंत्रिमंडल में। एक चीज अभी मेरे को इसमें लगती है, देखिए 5 ओबीसी रखे गए हैं, जाट कम्युनिटी के 2 मंत्री बनाए गए हैं, श्रुति चौधरी और महिपाल ढांडा, ऐसे 2 ब्राह्मण, गौरव गौतम और डॉक्टर अरविंद शर्मा, और 2 जाट हो गए, 2 ब्राह्मण हो गए, 2 एससी से लिए गए हैं, कृष्ण पवार और कृष्ण बेदी, ये 2 एससी से आते हैं, जिसको हम दलित वर्ग भी कहते हैं। और अग्रवाल कम्युनिटी से, वैश्य बिरादरी से 1 मंत्री लिया गया है, पंजाबी बिरादरी से और 1 राजपूत श्याम सिंह राणा। तो कुल मिला के इनमें सारी में जैसे एक गुर्जर इसमें नहीं है। जो रोड होते हैं, रोड जो होते हैं वो इसमें अभी नदारद है। मेरे को आया कि हरविंदर कल्याण जो लगातार तीसरी बार जीते हैं बीजेपी की टिकट पर, घरोंडा से, करनाल जिले से, उनका नाम नहीं है, लेकिन अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि शायद उनको स्पीकर बनाया जाएगा। स्पीकर का पद अभी खाली है, अभी तो टेम्परेरी स्पीकर होगा। एक बार विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो जाए, उसमें फिर स्पीकर का चुनाव होगा और एक डिप्टी स्पीकर का भी पद है। पंजाबी कम्युनिटी में माना जा रहा था कि 2 पद आएंगे, लेकिन अनिल विज को फिलहाल इंडक्ट किया गया, मंत्रिमंडल में लिया गया। एक और पंजाबी मंत्री हो सकता है, लेकिन अंदाजा यह है कि जो बचे हुए विधायक हैं बीजेपी के, अगर हरविंदर कल्याण, चूंकि रोड बिरादरी से आते हैं और रोडों का हरियाणा के 4-5 जिलों में अच्छा खासा उनका वोट बैंक है और रोड जाति का मंत्री हमेशा से रहता भी आया है। अब हरविंदर कल्याण अभी तक इस सूची में नहीं है मंत्रियों की, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है, जैसे सुर्खियां भी थी मीडिया में कि शायद उनको स्पीकर बनाया जा सकता है। उनका स्वभाव जो है बहुत ठंडे आदमी है और छवि भी अच्छी है, कोई दाग नहीं है, तो मेरे को लगता है स्पीकर पद के लिए उनका चुनाव हो सकता है, लेकिन ऑप्शंस और भी होंगे पार्टी के पास। और एक डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो 2 अभी नियुक्तियां होनी है। अभी फिलहाल नया मंत्रिमंडल बना है, मंत्रिमंडल तुरंत अपनी बैठक करेगा, हो सकता है कल हो या आज रात को हो। उसमें जो चुनाव संकल्प पत्र जो लाया गया है उसमें नई घोषणा है कि हर महिला को 18 से 60 साल की महिला को 2100 रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। हालांकि कांग्रेस ने 2000 की थी। कांग्रेस की तरह इन्होंने भी कहा था बीजेपी ने संकल्प पत्र में कि 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। जो नई घोषणाएं हुई हैं उसकी आर्थिक क्षमता कैसे बढ़ेगी, आर्थिक संसाधन कैसे बढ़ेंगे कि नए चुनावी वायदे पूरे हों, जो पुरानी योजनाएं चल रही हैं उनको जल्दी पूरा किया जाए। और एक विश्वास जगाने की बात है। पहले जो सरकार थी कुछ दिक्कतें थी उसमें, जिस तरीके से मंत्रिमंडल बदला गया, मुख्यमंत्री बदला गया, उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष बदला गया, बहुत सारी चीजें थी। एक नए विश्वास के साथ इस मंत्रिमंडल को काम करना है, जो बहुमत की सरकार है, स्पष्ट बहुमत है। और अभी मंत्रियों ने तो शपथ ले ली विधायकों में से, लेकिन अब विधायक भी शपथ लेंगे। विधानसभा की कार्रवाई, विधानसभा का सत्र कब बुलाया जाए, शीतकालीन सत्र होगा अब, तो उस पर भी मंत्रिमंडल को फैसला करना है। आज रात को मीटिंग हो, कल हो, आगे कैसे करेंगे। जिम्मेदारी तो मिल गई, अब जिम्मेदारी के साथ जवाबदेही और काम करने की स्पीड, विश्वास, भरोसा, लोगों को लगे कि हमने बीजेपी को समर्थन देकर बिना किसी के समर्थन की एक पार्टी की सरकार बनाई है, तो उसका रिटर्न भी चाहिए लोगों को। तो इसलिए इस मंत्रिमंडल पर अध्यक्षता और कैप्टन नायब सिंह सैनी रहेंगे। दूसरी बार शपथ है, कैप्टन वो रहेंगे, लेकिन बाकी जो उनके साथी हैं उनको अब एक भरोसे के साथ, एक मजबूती के साथ, लोगों की आशाओं के अनुरूप अब आगे बढ़ना होगा। पूरा 5 साल का, चूंकि बहुमत की सरकार है, कोई सरकार को किसी तरह खतरा नहीं है, ना कोई किसी गठबंधन से सरकार बनी है। तो मेरे को लगता है पूरे भरोसे के साथ और बहुत तेजी से काम करते हुए अब इस मंत्रिमंडल को, इस सरकार को लोगों का भरोसा भी जगाना है। और ये जो पिछली कमियां रह गई थी, नेता मानते हैं कि हाँ कुछ कमियां रही थी, शहरी लोगों को रही, जैसे प्रॉपर्टी आईडी हो, परिवार पहचान पत्र हो, या और जो पोर्टल की बात थी, कांग्रेस कह रही थी लोग बहुत दुखी हैं, इनको
हटाएंगे, बंद करेंगे, पोर्टल सिस्टम ही खत्म कर देंगे। लेकिन बीजेपी ने कहा था हम जहां जहां इसको रिव्यू करेंगे, जहां सुधार करने की जरूरत है सुधार करेंगे। तो बहुत कुछ करने को अब है और जिम्मेदारी मंत्रिमंडल के कंधों पर है, इस सरकार पर है, किस तरीके से शुरुआत होती है। आप वीरेंद्र जी किस तरह से देख रहे हैं, कैबिनेट का गठन हुआ है, तमाम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, 2014 की तुलना करें 2024 से, 2019 को अगर छोड़ दिया जाए, गठबंधन में थी सरकार, तो क्या जो वादे जो तमाम दावे सरकार ने किए उनको जमीन पर उतारना अब ज्यादा आसान होगा, क्योंकि मैंडेट दिया है जनता ने, अब वो मुश्किलात नहीं आएंगे जो 2019 के दरमियान हमने देखे थे या देखने को मिलते रहे थे? देखिए, इसमें निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट जनादेश मिला है और लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना सरकार के लिए चुनौती है। जो 56 दिन के अंदर 126 चुनावी वायदे या घोषणाएं की हैं उनको पूरा करने का दबाव नैब सिंह सैनी पर रहेगा। और जिस तरह का मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, हालांकि देखिए इसके अंदर जो है अनुभव और जोश दोनों को शामिल किया गया है। देखिए, अनिल विज के बारे में जो अटकलें थी वो समाप्त होगी। अनिल विज को दूसरे नंबर पर जो है शपथ दिलाएगी और वो 71 वर्ष के हैं। उसके बाद जो कृष्ण पवार हैं वो 66 वर्ष के हैं। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी ने जो पुराने अनुभवी लोग हैं उनको भी शामिल किया है। देखिए, अनिल पुराने कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कैडर से जुड़े हुए हैं और पार्टी को सींचने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और पार्टी ने उनको शामिल करके ये संदेश दिया है कि पार्टी अपने पुराने कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने संगठन को खड़ा किया है, तो उनको भूलती नहीं है। और इस तरह से देखिए कृष्ण पवार है, देखिए कृष्ण पवार राज्यसभा सदस्य थे, 4 वर्ष का कार्यकाल शेष पड़ा हुआ था और उस समय कोई कल्पना भी नहीं कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ सकती है। उन्होंने जोखिम लिया, विधानसभा का चुनाव लड़े और जीते और अब मंत्री बन गए। देखिए, ये होते मुकंदर के सिकंदर, क्योंकि वो कल्पना भी नहीं थी उस समय कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार आ सकती है। तो उनका आत्मविश्वास था। तो इस तरह देखिए, युवा चेहरे के रूप में अगर हम देखें, छुट्टी चौधरी को शामिल किया गया है, आरती राव को शामिल किया गया है और गौरव गौतम को शामिल किया गया है। तो ये देखिए, ये परिवारवाद की परंपरा भी कही जा सकती है, कहने वाले कह सकते हैं क्योंकि परिवारवाद है, क्योंकि राव इंद्रजीत की बेटी है और वो किरण चौधरी की बेटी है। तो ये, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए विकल्प के रूप में नए चेहरों की तलाश की है। और महिपाल ढांडा पहले भी मंत्री थे, अब दोबारा उनको मंत्री बनाया गया है। विपुल गोयल थे, पहले भी मंत्री रह चुके हैं। और रणबीर गंगवा का, वो पहले ही डिप्टी स्पीकर थे, उनको महत्व दिया गया है। तो पार्टी ने जो पुराने चेहरे हैं उनको महत्व दिया है। श्याम सिंह राणा भी इस श्रेणी में आते हैं। लेकिन पार्टी के लिए अपेक्षाओं का भी दौर भी रहेगा। अब देखिए, अब स्पीकर का पद खाली है, स्पीकर की जिस तरह देवेंद्र चर्चा कर रहे थे, हरिंदर कल्याण को दिया जा सकता है क्योंकि रोड बिरादरी से। लेकिन इस समय अब घनश्याम सराफ हैं, वो 4 बार के विधायक हैं, उनको कोई स्थान नहीं मिला। घनश्याम दास अरोड़ा लगातार 3 बार के विधायक रहे हैं, उनको कोई स्थान नहीं मिला। तो जो और वरिष्ठ लोग रह गए हैं उनको पार्टी कैसे समायोजित करेगी, ये पार्टी की क्या प्राथमिकता रहेगी। और डिप्टी स्पीकर का पद किसी महिला को दिया जाएगा। वैसे परंपरा और परिपाटी तो ये रही है कि विपक्ष को दिया जाता है, लेकिन अब विपक्ष को देने की परंपरा समाप्त हो चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों पद अपने पास रखेगी जी। और इसके अलावा अब देखिए, कल जो कैबिनेट की बैठक होगी, कल सुबह कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, उसमें अपने से पहले विभागों का वितरण कर दिया जाएगा। कौन से विभाग देते हैं ये, हालांकि देखिए सूची तो पहले से तय हो चुकी है, लेकिन उसकी सार्वजनिक रूप से घोषणा होनी है। तो उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के विभागों का दायित्वों का उनको कार्यभार संभाला जाएगा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार विधिवत अपना काम शुरू कर देगी। घोषणाओं को पूरा करने का दबाव भी है, कानून व्यवस्था के मामले हो वहां पर प्राथमिकता पर रहेंगे। बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, इसके लिए सरकार की कार्य योजना जो है आएगी। और उसके अलावा जो चुनावी वायदे हैं, देखिए चुनावी वायदे तो बहुत किए गए हैं, बिल्कुल उन पर कैसे जो अमल किया जाएगा, कैसे आर्थिक अनुशासन बनाया जाएगा ताकि हिमाचल जैसी स्थिति पैदा ना हो जाए। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इन वादों को पूरा करने में भी दबाव में रहेगी। देवेंद्र, एक परिस्थिति हमने देखी हरियाणा के लिहाज से अगर बात की जाए तो परिवारवाद, जिस तरीके से वीरेंद्र जी ने भी जिक्र किया, पार्टी कहीं ना कहीं सवाल उठाती रही, कांग्रेस पर शीर्ष नेतृत्व सवाल उठाता रहा। तमाम रैलियों में हमने देखा प्रधानमंत्री कहते रहे कि परिवारवाद की पार्टी राजनीति नहीं करती। हरियाणा की बात की जाए तो कुछ नाम हैं, श्रुति चौधरी है, आरती राव है। क्या हरियाणा के समीकरण को देखते हुए वो तमाम जो फॉर्मूले हैं जिनका पार्टी हमेशा से ऊंची आवाज़ में उठाती रही है उन्हें वो फेल हो जाते हैं? क्या मजबूरी बन जाती है पार्टी की कि परिवारवाद को साधें या पार्टी प्राथमिकता को देखते हुए उनको भी शामिल किया जाए? देखिए सौरभ, परिवारवाद, वंशवाद की बात ज्यादातर प्रधानमंत्री और अमित शाह जो बड़े नेता हैं वो उठाते रहे और कांग्रेस पर निशाना साधते रहे कि परिवारवाद, वंशवाद।
ये कहते आए हैं और निशाना सीधे सीधा कांग्रेस पर होता था, और वो ये कहते थे कि बीजेपी में छोटे से छोटा आदमी जो दरी बिछाने वाला है वो ऊंचे पद पे जा सकता है। जैसे एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में देखा आपने, ऑटो चलाते थे, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। अब जैसे नायब सिंह सैनी की बात हम देख रहे हैं, नायब सिंह सैनी के बारे में हमने कल बताया था रिपोर्ट में कि जब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आए तो आरएसएस संगठन से जुड़े थे, टाइपिस्ट का काम अवैतनिक किया, पार्टी से जुड़ना चाहते थे, मनोहर लाल जी के साथ लगे, उनकी लेटर टाइप करते रहे। एक वक्त ऐसा भी आया कि मनोहर लाल जी की गाड़ी भी चलाते रहे, मनोहर लाल के साथ ही इनका रहा है। और मनोहर लाल जी ने फिर एक शिष्य को आगे बढ़ाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, हालांकि वो खुद भी आगे बढ़े हैं और अपने शिष्य को भी आगे बढ़ाया है वक्त वक्त पर, और बहुत जल्दी नायब सिंह सैनी ने सीढ़ियां चढ़ी। ये बीजेपी में होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह अक्सर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए परिवारवाद इस तरह की बात करते थे, लेकिन मई में जो लोकसभा चुनाव हुए आप देखिए बीजेपी के पास मजबूत कैंडिडेट नहीं थे। जैसे नवीन जिंदल को चुनाव लड़ाया गया या और लोग आए, जहां पार्टी को मजबूती से मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का एक बड़ा लक्ष्य था, लेकिन उम्मीदवार नहीं थे। और कांग्रेस वाले तो ये ताना देते रहे कि कांग्रेस से लिए गए, उधार लिए गए नेताओं को बीजेपी लोकसभा का चुनाव लड़वा रही है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि बीजेपी के पास मजबूत चेहरे नहीं थे लोकसभा चुनाव के लिए। नवीन जिंदल को जिन हालात में लड़वाया गया, बहुत सारी चीजें सामने आई। तो हालात के हिसाब से फैसले सौरभ लिए जाते हैं, जिस तरह के हालात हैं। आप और मैं हो या कोई संस्था हो या कोई पार्टी हो, जब हालात कुछ इस तरह के होते हैं तो उस हालात में प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं, क्या ऐसे कदम उठाए जाएं कि वो संकट की स्थिति से, उस स्थिति से बाहर निकला जाए और उबरा जाए। तो ये बीजेपी को भी समझ आ गई थी लोकसभा चुनाव में कि वंशवाद, परिवारवाद ये होते हैं। जब ये नेता लोग ये सौरभ ये दलील देते हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता, नेता का बेटा नेता क्यों नहीं बन सकता, व्यापारी का बेटा जब व्यापारी बनता है, पारिवारिक कारोबार को संभालता है, पारिवारिक जो पेशा होता है उसको संभालता है, तो नेताओं के बारे में ऐसा क्यों होता है कि उसको नेगेटिव लिया जाता है कि नेता का बेटा नेता नहीं बन सकता या वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो बीजेपी को भी देर सवेर समझ आई थी। प्रधानमंत्री अमित शाह अक्सर ये बात करते थे, लेकिन बीजेपी ने खुद ऐसा किया है। बीजेपी ने विधानसभाओं में या उससे पहले लोकसभा चुनाव में परिवारवाद का जो एक तंज कसा जाता था, उस पर बीजेपी को भी आखिरकार समझौता करना पड़ा। और कई जिनका आप ले, श्रुति चौधरी की बात है या कुलदीप बिश्नोई के बेटे को टिकट दी गई थी, भव्य बिश्नोई, हालांकि वो चुनाव हार गए हैं। तो परिवारवाद और ये अब ये चीजें पारंपरिक थी, लेकिन बदलते समय के हिसाब से नजरिया भी बदलना चाहिए। और बीजेपी ने ये नजरिया बदला है क्योंकि उसको उसकी जरूरत महसूस हुई और उसका फायदा भी पार्टी को मिलता दिख रहा है। वीरेंद्र जी, संतुलन पूरी तरह से पार्टी ने साधा। अनिल विज को भी नाराज नहीं किया, पंजाबी समुदाय से हैं उनको भी मंत्री बनाया गया, कैबिनेट में जगह दी गई। और राव इंद्रजीत सिंह को भी नाराज नहीं किया, आरती राव को जगह दी गई। श्रुति चौधरी और किरण चौधरी दोनों को बड़ी जिम्मेदारियां, जहां यहां कैबिनेट में श्रुति चौधरी को शामिल किया गया तो राज्यसभा किरण चौधरी को भेज दिया। यानी कि कुछ कैडर जो बाहर के कैडर थे उसको भी साधने की बीजेपी ने बखूबी कोशिश की कि रूठे कोई ना, संतुलन बना रहे और आगे के समीकरण मजबूत होते नजर आते रहे। क्योंकि महत्वाकांक्षा थी किरण चौधरी की, हमने देखा कांग्रेस से थी, अपनी बेटी के लिए थी, श्रुति चौधरी को लेकर टकराव की स्थिति बनी हुई थी। यानी कि यह कहा जा सकता है कि पार्टी में बीजेपी में आई तो वो महत्वाकांक्षाएं बीजेपी ने जरूर पूरी की। देखिए, इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के दो मापदंड है। देखिए, जो लोग दूसरे दलों से आते हैं तो उनको पार्टी खुद एडजस्ट भी करती है और उनके परिवार को भी टिकट देती है जी। अब मान लीजिए चाहे कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई का उदाहरण लें, चाहे किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी का उदाहरण लें, चाहे राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव का उदाहरण लें। लेकिन इसके विपरीत अब कैडर से आ गई। इसका दूसरा उदाहरण देखिए जी, कृष्ण पाल गुर्जर जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बेटे देवेंद्र चौधरी जो फरीदाबाद के सीनियर डिप्टी मेयर रहे हैं, 2014 से पार्टी की टिकट मांग रहे हैं। 2014 में नहीं मिली, 19 में नहीं मिली, 24 में नहीं मिली। मतलब उनके लिए तो मापदंड अलग है, जो कैडर के लोग हैं। जो दूसरे दलों से आते हैं, पार्टी उनको गले लगाती है, फिर बाद में पछताती भी है। बाद में चौधरी वीरेंद्र सिंह का उदाहरण हमारे सामने है। उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह को भी सांसद बनाया था, उनकी पत्नी प्रेमलता भी विधायक रही थी, चौधरी वीरेंद्र सिंह खुद मंत्री थे।
तो मतलब पार्टी का इस मामले में स्पष्ट स्टैंड नहीं है। पार्टी बदलती रहती है, मतलब अपने कैडर के कार्यकर्ताओं की तो उपेक्षा करती है, जो दूसरे दलों से आ जाते हैं उनको गले लगाती है। कई बार इस पार्टी की इस नीति को लेकर कई बार आलोचना भी हुई है। अब देखिए करनाल जो जिला है, करनाल जिले से भारतीय जनता पार्टी के 5 विधायक चुने गए हैं, पांचों के पांचों, लेकिन किसी को भी जो है मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला। अब देखिए स्पीकर के मामले में एडजस्ट किया जा सकता है। अब इस तरह जो है 2 और पंजाबी चेहरे हैं, कृष्ण मिड्डा है जिनको उपचुनाव भी जीते थे, उसके बाद 2019 का भी जीते, 2024 का जीते, विनोद बिहाना है, इस तरह उनको भी उपेक्षा की गई है। ऐसे देखिए उसका भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, लेकिन पार्टी की अपनी एक मर्यादा है, व्यवस्था भी हो सकती है, लेकिन ऐसा लगना भी चाहिए। अब घनश्याम सराफ है, लगातार 4 बार के विधायक है, बिल्कुल घनश्याम दास अरोड़ा भी इसी श्रृंखला में है। तो मतलब पार्टी में कहीं ना कहीं लगता है कि देखिए स्थान तो सीमित है। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जो है मुख्यमंत्री समेत जो 12 कैबिनेट मंत्री बनाया। आज तक हरियाणा में कभी 12 कैबिनेट मंत्री बने नहीं है। ये 2005 के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाए थे, 10 कैबिनेट मंत्री बनाए थे। उसके बाद जो है अपना ओपी जिंदल का, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का निधन हो गया था, तो उसके बाद में फिर उनको किरण चौधरी को बाद में भी शामिल किया गया, उपचुनाव हुए थे। सवित्री जिंदल को भी शामिल किया गया क्योंकि बाद में चुन के आए थे। लेकिन ये हरियाणा के इतिहास में पहली बार है कि 12 कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री सहित और 2 राज्य मंत्री बने। देखिए सीमा तो 13.5 है, क्योंकि 15% से ज्यादा हो नहीं सकते। ये सीमा 2005 से लागू हुई थी, तो उसके बाद कभी तो पहले तो बनते रहे, लेकिन जब ये सीमा 15% की जो एक सीमा है, एक मर्यादा है, ये लागू हुई है, तो उसके बाद पहली बार हो रहा है कि 12 कैबिनेट मंत्री बने हैं और 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बने हैं। तो ये देखिए हर एक सरकार की अपनी अपनी व्यवस्था है, अपनी अपनी रचना है। अब लोगों का दबाव रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने चुनावी वायदे हैं वो पूरा करे, जन अपेक्षाओं पर ये सरकार खरा उतरे। सब लोगों की शुभकामनाएं है। और देखिए ये सरकार से लोगों ने जो एक पोर्टल व्यवस्था बनी हुई है, उसके अंदर अलग खामियां हैं, लोगों में बड़ा संतोष भी रहा है। इस पोर्टल व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश है। तो सरकार को जो जन भावनाएं हैं उनके अनुकूल जो काम करना चाहिए। सीएम विंडो है, देखिए मनोहर लाल जी के समय में सीएम काफी कारगर रही थी, फिर भी लोगों की शिकायतें रह जाती थी। अब नैब सिंह सैनी उस जो वो तंत्र विकसित किया गया था, उसको कैसे विकसित करते हैं, उसको कैसे और मजबूत बनाते हैं, ये सब तरह की अपेक्षाएं रहेंगी। भ्रष्टाचार के ऊपर भी सरकार ने काफी पहले कार्रवाई की है, लोगों को अपेक्षा की सरकार और कड़ी कार्रवाई करेगी। तो कुल मिला के लोगों की अपेक्षाएं भी ज्यादा हैं। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट जनादेश मिला है, लोगों की अपेक्षाएं भी उतनी सरकार से बढ़ी है। देवेंद्र, जो सवाल हम बार बार पूछते रहे, बार बार जिसका जिक्र होता रहा कि हरियाणा में विकास होगा, तमाम मुद्दे हैं जो मूलभूत मुद्दे हैं उनको देखकर 56 दिन के कामों पर जनता ने मोहर लगाई। क्या 56 दिन के काम जो नायब सैनी ने किए, जितना भी उन्हें समय मिला, अब तो जनता ने एक बड़ा मैंडेट दिया, बड़ा समय दिया है, काफ़ी लंबा एक अरसा है, 5 साल तक प्रदेश में शासन रहेगा सैनी सरकार का, और कुछ नई योजनाएं जनता के लिए, तमाम वो वादे जिस तरीके से वीरेंद्र जी ने भी जिक्र किया कि वो वादे जो एक बड़ी लिस्ट बनाई गई है उसको अमली जामा पहनाना एक बड़ी चुनौती के तौर पर हो सकता है। क्या और कुछ ऐसे वादे जरूर सरकार पूरे करेगी जो कांग्रेस सवाल ना उठा सके? क्योंकि कांग्रेस कई दफ़ा ये सवाल उठा चुकी है, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कहीं ना कहीं युवाओं के मुद्दों को, ज्वलंत किसानों के मुद्दों को उठाती रही है। हमने अभी एक उदाहरण भी देखा, केंद्र सरकार के द्वारा एमएसपी के जो दाम थे वो अभी बढ़ाए गए, कुछ फसलों पर दामों में बढ़ोतरी की गई, गेहूं के, रबी की फसलों पर, तिलहन पर हमने देखा। तो क्या वो कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेगी इस बार सरकार? जो तमाम सवाल विपक्ष खड़े करता है उसको पुरजोर तरीके से खत्म करने की कोशिश करेगी? ऐसी प्राथमिकता रह सकती है? देखिए सौरभ, विपक्ष तो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस थी। भूपेंद्र हुड्डा पिछले काफी टाइम से दबा बनाए हुए थे और बीजेपी सरकार के बारे में अक्सर कहते थे नॉन परफॉर्मिंग सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग, हर वर्ग इस सरकार से परेशान है। मुद्दे क्या थे कांग्रेस के? बेरोजगारी, युवाओं की जो बात थी कि लार्ज स्केल पे, मास लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट है हरियाणा में, और हरियाणा पूरे देश में ऐसा पहला प्रदेश है जिसमें बेरोजगारी सबसे ज्यादा। ये भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के लोग कहते थे। किसानों के मुद्दे को उठाया उन्होंने, अग्निवीर योजना का उन्होंने जिक्र किया, भ्रष्टाचार की बात करी, ये जो पोर्टल से लोग परेशान थे, प्रॉपर्टी आईडी, शहरी लोग प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, किसानों के लिए पोर्टल जी का जंजाल था। ये इस तरह के आरोप लगाते थे कि किसान अपनी मर्जी से फसल बो सकता है लेकिन मंडी में नहीं ला सकता, उसको किस्तों में 2 बार में लानी पड़ेगी, उस पर सीमा थी कि 20 क्विंटल से ज्यादा एक बार में खरीदनी होगी। तो तमाम मुद्दों को हथियार बनाने की कांग्रेस ने कोशिश की थी। ये मुद्दे थे भी वास्तविक, लेकिन इन मुद्दों को लोगों ने नकार दिया और बीजेपी का साथ दिया। मतलब ये मुद्दे कांग्रेस के धरे के धरे रह गए और बाजी पलट गई। अब देखिए चुनौतियां तो है, ये मुद्दे तो हैं, ये इनकार कैसे करेंगे? अभी कल सरकार, केंद्र सरकार ने एमएसपी के जो रेट बढ़ाए हैं, गेहूं का, सरसों का,
जिन फसलों के रेट कल ही एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कल बढ़ाने की घोषणा की है, लेकिन आज जो मीडिया में जो किसानों की प्रतिक्रिया आई है वो कहते हैं जी ये तो कागजों में है, मंडी में थोड़ी मिलता है। बिल्कुल धरातल पे कैसे उतरेगा देवेंद्र, वो कहीं ना कहीं सवाल है। समय थोड़ा कम है, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। शॉर्ट कमेंट वीरेंद्र जी संक्षेप में आपसे लेना चाहूंगा। संतुलन सधेगा, समीकरण सधेगा, क्या यह कहा जा सकता है इस गठन के बाद? शॉर्ट में सर। देखिए जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं जो चुनाव नहीं जीत पाए, कैप्टन अभिमन्यु है, ओम प्रकाश धनखड़ है, मनीष ग्रोवर है और पूर्व सांसद संजय भाटिया जिन्होंने टिकट लौटा दी थी, तो उनकी क्या भूमिका है, क्या पार्टी उनकी सेवाओं का कहां उपयोग करना चाहेगी? तो पार्टी के लिए सामने एक समस्या वो भी है, उनको भी समायोजित किया जाना। पार्टी के लिए प्राथमिकताएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सभी को साथ लेकर चलने की बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नायब सरकार में तमाम नायब रत्न सामने आए हैं। अब देखना होगा कि आगे समीकरण सियासी किस तरीके के सरकार के लिए रहने वाले रह सकते हैं। चुनौतियां कई हैं। अब जो वादे पूरे करने हैं वो वादों की लिस्ट जो है वो काफी लंबी है। सरकार कैसे बखूबी खरा उतरेगी, क्या संतुलन आगे भी देखने को मिलेगा, क्या वादे वो तमाम पूरे किए जाएंगे, देखने वाली बात होगी। मेरे साथ इस खास पेशकश में अगले बस इतना ही। नमस्कार।